बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेत खलिहान और हमारे सफल किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भौजी का जोहार, नमस्कार। देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारियां। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चतरा जिला में बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान पर दुधारू पशु मेला में ले सकती हैं गाय। झारखंड में फिर से जोर पकड़ेगी मड़ुआ की खेती। मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा विशाल। अब समाचार विस्तार से। चतरा जिला में बीपीएल महिलाओं को 90% अनुदान पर दुधारू गाय देने की योजना है। इसके लिए चतरा जिला में प्रखंडवार दुधारू पशु मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मयूरहंड प्रखंड में 21 से 25 जुलाई तक, हंटरगंज में 27 से 31 जुलाई तक और चतरा प्रखंड में 4 से 10 अगस्त तक दुधारू पशु मेला का आयोजन होगा। इस मेले में लाभुक को अपनी पसंद की गाय का 3 शाम दूध दुहाई देखने के बाद मोल भाव करके गाय खरीदने की सुविधा मिलेगी। मड़ुआ यानी रागी पौष्टिकता और औषधीय गुणों का भंडार है। इस वजह से आज पूरी दुनिया में मड़ुआ की सुपर फूड के रूप में मांग बढ़ गई है। इस स्थिति का लाभ लेने के लिए BAU का आनुवांशिकी एवं पौधा प्रजनन विभाग ICAR और झारखंड सरकार राज्य में मड़ुआ की खेती को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अखिल भारतीय समन्वित स्मॉल विंटेज परियोजना के तहत झारखंड के किसानों के बीच बिरसा मड़ुआ 2, बिरसा मड़ुआ 3 और JWM 1 जैसे उन्नत प्रभेदों के बीज वितरित किए जा रहे हैं। बरसात के मौसम में सूकरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके आवास में ज्यादा सूकर ना रखें। साथ ही सतह को सूखा रखने का प्रयास करें और सूकरों के मलमूत्र की नियमित सफाई करते रहें। सूकरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके पर्याप्त फैलाव का आवास होना जरूरी है, जहां सूकर सुविधाजनक तरीके से आराम कर सके। आवास में पर्याप्त खुला स्थान होगा तो गंदगी भी कम होगी और सफाई करने में भी आसानी होगी। हालांकि आवास में पर्याप्त स्थान होने के बावजूद गंदगी रही तो बरसात में सूकर जल्द बीमार हो सकते हैं, इसलिए आवास की सफाई पर विशेष ध्यान दें। बरसात के मौसम में मुख्य रूप से जल जमाव की स्थिति आवास में नहीं होनी चाहिए और उचित आवास जितना ज़रूरत है जगह की उतना सूकरों को उपलब्ध होना चाहिए। जैसे वयस्क सूकर को लगभग 30 से 40 वर्ग फीट की आवश्यकता होती है, उसको देना चाहिए। छोटे बच्चे हैं तो 10 से 20 स्क्वायर फीट की जगह की आवश्यकता होती है, तो उस हिसाब से उनको पूरा जगह मिलना चाहिए। जल का जमाव वहाँ पे नहीं हो और गंदगी से दूर रहें। खरीफ के मौसम में दलहनी फसल मूंग की खेती के लिए अविलंब बुआई का काम पूरा कर लें। झारखंड में इस मौसम में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा विशाल लगाएं। मूंग की खेती के लिए 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। उन्नत प्रभेदों में पूसा विशाल खरीफ के लिए अनुशंसित है। ये रोगरोधी प्रभेद है जो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाइयों, खरीफ का मौसम चल रहा है। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना बंधक और फल छेदक कीटों को कैसे नियंत्रित करें। किसान भाइयों, भिंडी फसल में बंधक कीट और फल छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए मित्र कीटों की सहायता से जैविक उपचार करें। इसके लिए भिंडी फसल लगाने के 30 से 35 दिन बाद अंडा परजीवी ट्राइकोगामा किलोनिस 1 से 1.5 लाख की संख्या में प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें।
एक सप्ताह के अंतराल पर 4 से 5 बार ये उपचार करें। बंधक कीट और फल छेदक कीटों पर नियंत्रण हो जाएगा। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। आज की पहली जानकारी है झारखंड के मौसम में अमरूद की खेती व फलों के प्रबंधन के बारे में। आइए देखते हैं, एक फीचर के माध्यम से लेते हैं जानकारी। झारखंड की मिट्टी और जलवायु अमरूद की खेती के लिए उपयुक्त है। अमरूद की खेती हर प्रकार की मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा अधिक हो तथा उचित जल निकासी की व्यवस्था हो की जा सकती है। राज्य के किसान ऊपरी भूमि में अमरूद की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अमरूद एक ऐसा फल वृक्ष है जिसको बहुत ही जो हमारे राज्य है वहाँ पे इसको खेती की जा रही है। तो उस परिवेश में हम देखें तो झारखंड में भी अमरूद की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है। यहाँ की जलवायु बोलें, यहाँ की मिट्टी बोलें और यहाँ का जो मौसम है वो अमरूद के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और ख़ासकर जो हमारी जो भूमि खाली पड़ी रहती है, ऊपरवार भूमि जहाँ पे किसान लोग ज़्यादा खेती नहीं कर पाते हैं, वैसी जगह का अगर इस्तेमाल अमरूद की खेती में करेंगे तो वहाँ पे उस ज़मीन का काफ़ी अच्छा उपयोग किया जा सकता है और अच्छी किसान लोग आमदनी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि अमरूद है ये बहुत ही बहुत ही हार्डी नेचर का प्लांट होता है, जिसमें थोड़ा कम प्रबंधन भी करेंगे तो इसमें अच्छा उत्पादन किसान लोग ले सकते हैं। इसकी विशेषता ये है कि इसको कम पानी में भी इसको किया जा सकता है। शुरुआती जब लगाना होता है पौधे को तब थोड़ा पानी की आवश्यकता होती है, बाद में इसको हम अंडर जो कम पानी की उपस्थिति में भी कर सकते हैं। खासकर इसकी उपयोगिता इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके फल हमको बारिश के दौरान मिलते हैं, तो उस समय हमको कोई पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो बारिश होती है उसी से इसके जो पानी का प्रबंधन है वो हो जाता है। तो चूँकि बारिश के मौसम या उसके बाद ठंड तक इसके फल आते हैं तो इसको आसानी से किसान लोग प्रबंधन कर लेते हैं। बस कुछ सावधानियां रखनी है, थोड़ा जो किसान लोग बाकी फल वृक्ष में रखते हैं तो उसमें आसानी से कर पाएंगे। व्यवसायिक तौर पर अमरूद की खेती के लिए किस्मों के चुनाव पर विशेष ध्यान दें। कृषि वैज्ञानिक इलाहाबाद सफेदा L49 जिसे लखनऊ 49 के रूप में जाना जाता है लगाने की अनुशंसा करते हैं। हाँ, अगर किसान भाई अगर चाहते हैं कि वो लोग अमरूद लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको अच्छी किस्मों का चयन करना बहुत ही आवश्यक है। हम यहाँ पे जो देखें झारखंड के लिए इलाहाबाद सफ़ेदा, सरदार जिसको L49 के नाम से भी जानते हैं, इन 2 किस्मों का बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ उत्पादन रहा है। और एक और नई किस्म जो अभी बहुत अच्छी चल रही है हमारी, जिसमें जो अमरूद को काटते हैं तो अंदर से वो एक गुलाबी रंग का निकलता है, जिसको पिंक फ्लैश वैरायटी हम बोलते हैं। इसमें ललित को भी आप लगा सकते हैं क्योंकि ललित का जो उपयोगिता है वो प्रोसेसिंग सेक्टर में इसका प्रसंस्करण करने के लिए, जूस बनाने के लिए काफ़ी होता है, तो ललित को भी हम यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। तो ये 3 किस्में मोटी मोटी अभी हमारे इस झारखंड के परिवेश में चल रही है। इन तीनों का आपको अच्छी नर्सरी से पौधा लेना होगा जो आपका किसी ICAR के संस्थान से या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या KVK से या पंजीकृत नर्सरी से ही इसका अच्छा पौधा लें, ताकि आपको जो पौधा मिले वो उच्च गुणवत्ता वाला मिले। अमरूद के पौधों को रोपने से पहले गड्ढे तैयार कर लें। 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा गर्मी के समय ही खोद कर छोड़ दें ताकि अवांछित कीड़े मकोड़े और खरपतवार नष्ट हो जाएं। इसमें प्रति गड्ढे की दर से 10 से 12 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलोग्राम करंज की खल्ली, सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा लिंडेन धूल 5% डालें। बिल्कुल, जैसे आपने जानते हैं कि सबसे पहले आपने किस्म का चयन कर लिया है, जगह का चयन कर लीजिए। उसके बाद जब भी अमरूद को हम लगाते हैं तो 2 विधि इसकी लगाने की होती है। एक होता है आपको इसको हाई डेंसिटी के अंदर लगाना है,
जिसमें हम पौधे से पौधे की दूरी 2.5 मीटर और 2 पंक्तियों के बीच की दूरी भी 2.5 मीटर बताते हैं। और अगर आपको इसको नॉर्मल प्लांटिंग करना है साधारण तरह से, तो 5 मीटर की दूरी पे इसको पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति लगाया जाता है। तो दोनों पद्धति के में किसान लगा सकते हैं। अगर 5 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं तो उसके बीच में जो किसान लोग बाकी सब्जी का या किसी और चीज़ का खेती करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर 2.5 मीटर की दूरी पे लगा रहे हैं तो इसमें सिर्फ अमरूद का ही खेती हो पाएगा, बाकी इसमें जो आप अंतर सस्यन करते हैं उसमें और कोई फसल नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाई डेंसिटी करने का फ़ायदा है कि इसमें आपकी जो पौधों की संख्या है वो लगभग 4 गुना ज़्यादा आती है। लगभग 1600 पौधे प्रति हेक्टर में आते हैं, और जहाँ आप नॉर्मल प्लांटिंग करते हैं वहाँ आपका 1 हेक्टर में लगभग 400 पौधे आते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका उत्पादन भी है वो लगभग डबल आपका उत्पादन इस विधि के द्वारा होता है। इसी के साथ में जब आप पौधा लगाते हैं, आपने दूरी आप निर्धारित कर लीजिए। आपको एक अच्छा आकार का गड्ढा 2 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा और 2 फीट गहरा गड्ढा आपको खोदना है। और गर्मी के मौसम में इस गड्ढे को खोद के रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और लगभग 15 से 20 दिन इसको एक धूप में खुला छोड़ दें ताकि जितना भी कीड़ा बीमारी उसके अंदर मर जाए। और उसके पश्चात आप उससे जो मिट्टी निकली है उसके अंदर 10 से 12 केजी गोबर का खाद, 200 से 300 ग्राम आपका DAP, नीम करंज की खली और जो चूना है लगभग 300 से 400 ग्राम, और साथ में आपका दीमक की कोई दवाई मिला के प्रति गड्ढा आपको भर देना चाहिए। और भरने के बाद 1-2 बारिश होती है, तब मिट्टी थोड़ी सेटल होती है, बैठती है। उसके बाद आप पौधा उसमें जुलाई में कभी भी आप लगा सकते हैं। गर्मी के दिनों में सप्ताह में 2 बार तथा ठंड के दिनों में 10 से 12 दिनों के अंतराल में सिंचाई करें। यदि सही ढंग से देखरेख की जाए तो 3 वर्षों के अंदर फल निकलना शुरू हो जाता है। पौधा लगाने के बाद थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। उसमें ठंड के मौसम में होता है कई बार पौधे की मरने की संभावना रहती है ज़्यादा ठंडा पाला पड़ने से, तो उससे बचाव रखें। ठंडा में निरंतर पानी पिलाते रहें। और मल्चिंग का इस्तेमाल करेंगे थाले में तो बहुत ही उपयोगी होगा, आपका मिट्टी में नमी बना रहेगा और साथ ही साथ आपको पौधे को पाले से भी बचाएगा। और इस प्रकार जब पौधा आप ठंडी से गर्मी में आएगा, गर्मी में आप समुचित सप्ताह में 2 बार उसमें पानी पिलाएं। और उसके बाद में आपको लगेगा आप अच्छा प्रबंधन किए तो दूसरे साल से ही आपको उसमें फूल आना शुरू हो जाता है। और तीसरे साल से आप उसमें बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन जैसे जैसे बढ़ता है, कुछ समस्या भी किसान भाइयों के सामने आती है। उसमें से एक जो हमारी प्रमुख समस्या है विल्टिंग की, तो उससे बचने के लिए हम आपको बताएंगे कि जो ट्राइकोडर्मा है या एस्परजिलस है, जिसको काली सेना के नाम से भी मार्केट में मिलता है, इसको आप जब भी गोबर खाद डालेंगे उसके साथ मिला के 1 सप्ताह पहले मिला दीजिए गोबर खाद में मिला के, और फिर उस उपचारित खाद को आप गड्ढे में डालें या पौधे में डालें, जिससे कि जो आपका जो विल्टिंग का समस्या है, जो उकठा रोग सूखने वाला समस्या है, वो उसका आपका समाधान हो जाएगा। बस ये एक ही बड़ी समस्या है, बाकी समस्या तो आप किसान भाई उसको प्रबंधन कर सकते हैं। अमरूद की फसल को विल्ट रोग और फल मक्खी नुकसान पहुंचाते हैं। रोग एवं कीटों से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर दवाइयों का इस्तेमाल करें। फल जैसे लगना शुरू होते हैं, जैसा बताया है कि बारिश का जो फल होता है उसमें कीड़ा लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। जब भी आप उसका फल तोड़ेंगे बारिश का, अंदर से पीलू निकलता है। तो इसमें एक होता है कि आप कैसे उसका फूल को प्रबंधन करें। फूल जैसे पहला फूल आता है मई के दौरान, तो अगर पहला फूल को आप हटा देंगे तो जो बारिश का फसल है आपका कम हो जाएगा, और वो बारिश का फसल बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता है। तो पहला फूल आप हटा देंगे उसको, तो आपका ठंड वाला फसल बढ़ जाता है। तो ठंड वाला फसल का गुणवत्ता अच्छा होता है, मीठा ज़्यादा होता है, कीड़ा भी कम लगता है। तो पहला आप उसके लिए करेंगे कि आप बारिश के फसल को कम कीजिए ताकि आपका ठंडा का फसल ज़्यादा आए और उससे ज़्यादा मुनाफा भी मिले। इसी के साथ में जो आपका फ्रूट फ्लाई ट्रैप आजकल मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध है। जो फल वाला फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, जो आम और अमरूद के लिए बताया गया है, उसी को आप लगाएं, जिससे कि जो आपका जो फल मक्खी है उसमें आके और उसमें आ जाएगा और उसमें मर जाएगा। तो फल मक्खी का प्रबंधन इन 2 तकनीक से आप कर सकते हैं। अमरूद की अच्छी फसल के लिए साल में कम से कम 2 बार शाखाओं की छटाई करें। इसके अलावे समय समय पर कीटों और रोगों से बचाव का समुचित प्रबंध करें। आप इसका निरंतर जो है आपका कटाई छटाई इसके में बहुत ज़रूरी है। जितना आप काटेंगे उतना नया डाली आएगा और उतना ही नया फूल आएगा, क्योंकि इसका फूल हो हमेशा नए डाली पे आता है। तो कटाई छटाई का इसमें अच्छा प्रबंधन करेंगे आप। साल में 2 बार कटाई जरूर करें इसका, जैसे फल ख़त्म होता है और एक आप फरवरी मार्च में, तो आपका जो
जो उत्पादन है वो निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। बारी है दूसरी जानकारी की। तो दूसरी जानकारी हम आज आपको दिलवाने जा रहे हैं खरीफ तिलहनी फसल तिल की उन्नत खेती के बारे में। आइए देखते हैं, लेते हैं जानकारी। खरीफ तिलहनी फसलों की बुआई का उपयुक्त समय जून मध्य से जुलाई मध्य होता है। झारखंड में खरीफ के मौसम में मूंगफली, सरगुजा एवं तिल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। सूर्यमुखी और सोयाबीन जैसी तिलहनी फसल भी किसान भाई खरीफ के मौसम में उगाते हैं। तिलहनी फसल जो खरीफ सीजन में लगा सकते हैं, ताकि अभी जो बरसाती मौसम जो शुरू हो रहा है इसमें लगाने वाले जो 3 इम्पोर्टेंट हो गए, जैसे मूंगफली हो गया है एक, सरगुजा 2 हो गया और 3 तिल का हो गया। इसके साथ साथ हम सोयाबीन भी लगा सकते हैं और सूर्यमुखी जो सनफ्लावर बोलते हैं ये भी छोटा एरिया में लगाते हैं। मूंगफली की खेती के लिए जीवांश युक्त हल्की बलुई मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसका पीएच मान सामान्य हो। अम्लीय मिट्टी होने की स्थिति में 4 से 5 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई कर ले और अंतिम जुताई के वक्त 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालें। मूंगफली को लेके जाएंगे तो मूंगफली भारत दूसरा स्थान में है और तिल भारत पहला स्थान में है। तो मूंगफली और तिल का ज़्यादा हम लोग का कल्टीवेशन करते हैं। मूंगफली को पहले हम लेके जाएंगे। मूंगफली में हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें अगर आप खेत जो समर प्लोविंग जो बोलते हैं उसको हमको पहले ही तैयार करके रखना है। और जो मिट्टी है हल्की बालुई मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि इसमें पेग फॉर्मेशन जो होता है ये मिट्टी के अंदर जाके वो मूंगफली होता है। तो इसीलिए आपको हल्की बालुई मिट्टी होना चाहिए और पीएच भी न्यूट्रल होना चाहिए। इसके लिए आपको अगर एसिडिक सॉइल है, जैसे झारखंड का मिट्टी हो गया, एसिडिक सॉइल हो गया, इसके लिए आपको लाइम का इस्तेमाल करना है 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और अच्छी सड़ी हुई जो गोबर खाद है लगभग 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर, जो समर प्लोविंग के बाद जो फील्ड प्रिपेयर करते हैं उसी टाइम अच्छा तरह से 2-3 बार आपको प्लोविंग करके मिलाना चाहिए। इससे है ना आपका खेत तैयार होता है। और ये अगर अब बरसाती सीज़न में लगा रहे तो पानी निकलने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। इसके लिए आपको रिज एंड फर्रो मेथड में अगर सोइंग करेंगे तो जल निकास अच्छा होगा और आपका पौधा भी सुरक्षित रहेगा। खरीफ तिलहनी फसलों में खासकर मूंगफली की खेती के लिए किस्मों के चुनाव पर विशेष ध्यान दें। मूंगफली में तरह तरह का आपका किस्म है, जैसे आपको बोल्ड टाइप है, पिंक कलर है और स्प्रेडिंग टाइप है, सेमी स्प्रेडिंग टाइप है। आपको किस्म चुनने में बहुत ये करेगा। हमारे झारखंड के लिए हमारे लिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तरह तरह का किस्म निकाली है। जैसे मूंगफली में हो गया बिरसा बोल्ड 1 हो गया, बिरसा मूंगफली 2 हो गया और गुजरात से आपको गिरनार 3 हो गया और श्वेता हो गया, फिर आपको विजेता हो गया, वसुंधरा हो गया। तिल में आपको हो गया है आपका जो बिरसा से ही निकला है, बिरसा सफ़ेद तिल एक वैरायटी है और एक कृष्णा वैरायटी है। ये दोनों अच्छा किस्म है। और सरगुजा में भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 3 वैरायटी निकाली है, बिरसा नाइजर 1, बिरसा नाइजर 2 और बिरसा नाइजर 3। ये तीनों में आपका अच्छा तेल का प्रतिशत भी अच्छा है और इसका ईल्ड भी लगभग आपको 6 से 7 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों को भुआ पिल्लू काफी नुकसान पहुंचाता है। इसकी रोकथाम के लिए इंडोसल्फान या डाइक्लोरोफॉस दवा असरदार होती है। मूंगफली की फसल को टिक्का रोग एवं हरदा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। इसमें आपको मूंगफली में आपको कीट भी आता है और डिसीज़ भी आता है। कीट में आपको जो ब्लैक हेरी कैटरपिलर जो बोलते हैं, ये पहले जो नवजात शिशु होता है वो ये पीलू झुंड में घूमता है और पत्ता सबको खा लेता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको डाइक्लोरोवास दवा का छिड़काव करना है। और आपके पास फंगल डिसीज़ेस में 2 है, टिक्का डिसीज़ या अर्ली लीफ स्पॉट बोलते हैं ग्राउंडनट में, जो मूंगफली में। इसमें आपको थोड़ा पीला रंग का धब्बा बन जाता है और पेड़ पूरा ख़राब हो जाता है। इसके लिए आपको इंडोफिल M45 प्लस कार्बेंडिज़म प्लस साफ, ये तीनों को मिला के आपको छिड़काव करना है। और एक है हरदा रोग बोलते हैं, जो रस्ट डिसीज़ है, ये भी बहुत भयंकर रूप लेता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको मैंकोजेब या क्लोरोथैलेनिल स्प्रे करना चाहिए, या वेटेबल सल्फ़र है 2 kg से 3 kg तक आप इसका स्प्रेइंग करना चाहिए। इसमें लाइम, जिंक और पानी का मिला के गोल बना के छिड़काव करने से भी रस्ट का आपको थोड़ा प्रकोप कम होता है। जैसे अभी पानी का मौसम में है तो इतना सिंचाई देने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। फिर भी मूंगफली में जो क्रिटिकल स्टेजेस बोलते हैं, जैसे फ्लेवरिंग का स्टेज जो बोलते हैं और जो पेग फॉर्मेशन स्टेज बोलते हैं
और जो फ्रूट जो पॉट डेवलप होता है उसका जो स्टेज है, ये तीनों क्रिटिकल स्टेज है। इसके समय आपको देखना है अगर आपका मिट्टी नमी नहीं है तो आपको सिंचाई बाहर से देना पड़ेगा। आप स्प्रिंकलर भी यूज़ कर सकते हैं, रिज एंड फरो में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो ड्रिप का में भी आप इसमें सिंचाई दे सकते हैं। खरीफ तिलहनी फसलों की कटाई सही समय पर करें। तैयार होने की अवधि किस्म पर निर्भर करती है। भंडारण से पहले इसे सुखा लें, किसी ऊंची जगह पर भंडारण करें। इसमें मूंगफली में आपको एग्जैक्ट स्टेज में आपको हार्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपका हार्वेस्टिंग डिले हो गया तो एस्पेरिजिलस का फंगस का अटैक होता है। इसमें एफ्लाटॉक्सिन का जो पॉइजन बोलते हैं वो इकट्ठा होता है। तो इसीलिए जो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी जो बोलते हैं, जब नीचे के पत्ते सूख जाते हैं, गिर जाते हैं, उसी समय आपका इसका कटाई करना है और अच्छी तरह से सूखा के वो बोरा में डालना है। बोरा में डालते समय भी आपको थोड़ा पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और इसके बाद आप जब स्टोरेज करते हैं, आपको देखना है इसमें नमी ना बने और थोड़ा स्टेकिंग करके आप तब उसको बोरा को रखना चाहिए, नीचे ज़मीन में नहीं रखना चाहिए। तिल का भी वैसे ही है, आप इसको अच्छी तरह से सुखा के तब इसको भंडारण करना चाहिए, नहीं तो भंडारण के समय भी कुछ कीट होते हैं, वो सब ज़्यादा हो जाता है। कटाई के समय आपको देखना है फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, तो उस समय ही आपको कटना चाहिए। अगर आपका डिले हो गया तो इसमें ज़्यादा नुकसान होता है, तेल का प्रतिशत भी कम हो जाता है और फंगस का भी अटैक हो जाता है। तो इसमें आपको अच्छा तरह से देख के कटाई करना चाहिए और सुखा के, अच्छा तरह से सुखा के 5-6 दिन सुखा के तब इसका जो सीड है सेपरेट करके तब उसको अच्छा तरह से बोरा में डाल के फिर इसको स्टोर करना है, तभी आपका क्वालिटी बना के रहेगा। अच्छी उपज के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। चूँकि खरीफ के मौसम में बारिश होती है, अतः जल निकासी का उत्तम प्रबंध करें। तो कैसी रही हमारी जानकारी? जी हाँ, हमारी दी हुई जानकारियों पर यदि आप अमल करेंगे तो बिल्कुल लाभान्वित होंगे। अब बारी है कागज़ और कलम उठाने की, ताकि आप हमें अपने सुझाव और समस्या लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।